नमस्कार दोस्तों। और आज के इस डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम बिहार के इतिहास को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने वाले हैं। हाँ, और ये नजरिया काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में या पुराने अभिलेखों में थोड़ी ना मिलता है, वो तो मिट्टी की परतों में दफन होता है। सही बात है। और आज एज ए क्यूरियस स्टूडेंट मैं ये समझना चाहता हूँ कि बिहार के निर्माण की जो पूरी कहानी है वो आखिर आगे कैसे बढ़ी। तो इस कहानी को आज हम दो अलग दिशाओं से समझेंगे। पहला नजरिया है चिरांद की खुदाई से निकले भौतिक साक्ष्य यानी फिजिकल एविडेंस। अच्छा, और दूसरा नजरिया है वैदिक साहित्य में छिपी सांस्कृतिक क्रांति और एक लंबा वैचारिक संघर्ष। वाह, इन दोनों को जब हम मिलाकर देखते हैं तो एक बहुत अलग ही तस्वीर बनती है। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? देखिए, गंगा घाटी हमेशा से सभ्यता का पालना रही है, चाहे अपर मिडिल हो या लोअर गंगा के मैदान। इन्होंने प्रारंभिक संस्कृतियों को जन्म दिया। सही कहा, क्योंकि यहाँ की जो अलूवियल सॉइल है यानी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, उसने खेती को बहुत आसान बना दिया था। एग्जैक्टली। और सिर्फ खेती ही नहीं, जब सरप्लस एग्रीकल्चर होता है तो उसी से आगे चलकर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज और शहर बनते हैं। और इसमें नदियों का भी बहुत बड़ा रोल था, राइट? जैसे गंडक, घाघरा और कोसी। हाँ, ये सदा नीरा नदियाँ सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, ये उस जमाने के हाईवेज थे, यानी व्यापार के मार्ग। तो जहाँ इतना अच्छा ट्रेड नेटवर्क होगा वहाँ पावर का आना तो नेचुरली बन जाता है। बिल्कुल। और इसी भौगोलिक और स्ट्रेटेजिक केंद्र में बसा है बिहार का एक बेहद महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, जिसका नाम है चिरांद। सारण जिले में, जो गंगा के तट पर स्थित है। हाँ, वही चिरांद। इस जगह की अहमियत इस बात में है कि यहाँ मानव बसावट लगातार बनी रही। तो मुझे 2019 के एक्सकवेशन के बारे में बताइए, ये नई खुदाई क्यों की गई? देखिए, 2019 में डेक्कन कॉलेज और बिहार सरकार ने यहाँ दोबारा खुदाई की, लेकिन ये सिर्फ पुरानी खोजों का दोहराव नहीं था। तो इसका मेन मोटिव क्या था? इसका सबसे बड़ा और साइंटिफिक उद्देश्य था कुषाण और पाला काल के बीच के एक मिसिंग गैप को भरना। मिसिंग गैप मतलब वहाँ उस बीच का कोई रिकॉर्ड नहीं था पहले? हाँ, पहले की खुदाई में ये क्लियर नहीं हो पाया था, तो लोगों को लगता था कि शायद वहाँ से लोग चले गए थे या सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी। इस लुप्त अंतराल को साइंटिफिकली भरना जरूरी था। लेकिन इस जगह की पहले भी तो खुदाई हुई होगी, इसका इतिहास कैसा रहा है अन्वेषण का? इसकी टाइमलाइन काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले 1877 में हंटर और कार्लाइल ने इस जगह की इम्पोर्टेंस को पहचाना था। तब तो इतने एडवांस टेक्निक्स भी नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं। फिर 1961 से 71 के बीच बीएस वर्मा की लीडरशिप में यहाँ पहली बार नियोलिथिक यानी नवपाषाण स्तरों की खोज हुई, जिसने पहली बार बताया कि यहाँ इतनी पुरानी खेती करने वाली सोसाइटी थी। सही पकड़ा। उसके बाद 1982-83 में पटना यूनिवर्सिटी ने इसके कल्चरल सीक्वेंस का अध्ययन किया। और फिर आखिर में 2019 वाला नया एक्सकवेशन हुआ। हाँ, जहाँ डेक्कन कॉलेज ने माइक्रो लेवल डेटा कलेक्शन पर फोकस किया और पिछली गलतियों को सुधारा। एक चीज जो मुझे हैरान करती है कि ये मिट्टी की परतें आखिर समय का रिकॉर्ड कैसे बन सकती? देखिए, स्ट्रेटिग्राफी में मिट्टी की परतें सिर्फ धूल नहीं होती हैं, ये समय की भौतिक गूंज है। हर लेयर एक अलग टाइम पीरियड का रिकॉर्ड होती है। तो 2019 में जो ट्रेंच C3 की खुदाई हुई, उसमें क्या मिला? वहां से 12 सांस्कृतिक परतें मिली और इनके डिटेल्ड एनालिसिस से एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल गलती सुधारी गई। वो गलती क्या थी? पहली रिपोर्ट्स में, जिसे नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल माना गया था, नए कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो वास्तव में कैल्कोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल था। अच्छा, मतलब पहले पत्थर के टूल्स देखकर नवपाषाण मान लिया गया था? बिल्कुल, लेकिन अब वो करेक्ट हो गया है। हालांकि एक बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ी टेक्निकल बाधा भी आई इस खुदाई में। कैसी बाधा? नदी का कटाव रोकने के लिए वहाँ पहले गनी बैग्स यानी जूट के बोरे रखे गए थे। वेट, जूट के बोरे वहाँ दबा दिए गए थे? हाँ, साइट को बचाने के लिए। पर उन बैग्स की वजह से जो नई साइंटिफिक टीम थी वो सबसे निचली और पुरानी परतों तक नहीं पहुंच सकी। ओहो, ये तो काफी बुरा हुआ। पर उसके बावजूद जो ऊपर की परतों से मिला, उसने उस मिसिंग गैप को भर दिया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यानी सो व्हाट वाला पार्ट। हाँ, इस खुदाई का मेन निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये था कि स्तर 2 से 4 के बीच क्लियर गुप्ता काल के साक्ष्य मिल गए, जो पहली रिपोर्ट्स में गायब थे। हाँ,
इस खोज ने कुषाण और पाला काल के बीच का जो गैप था उसे भर दिया। इसका मतलब चिरांद कभी वीरान नहीं हुआ था। यहाँ बसावट लगातार थी और लोग जीवंत तरीके से रह रहे थे। पावर सेंटर्स चाहे पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गए हों, पर चिरांद चल रहा था। एग्जैक्टली और इस कंटिन्यूअस डेवलपमेंट को समझने के लिए वहां से मिले बर्तनों यानी पॉटरी का एनालिसिस सबसे बढ़िया तरीका है। तो किस तरह के बर्तन मिले वहां से? इनसे तकनीकी विकास कैसे पता चलता है? मुख्य रूप से 3 तरह के बर्तन मिले हैं। पहला है ब्लैक एंड रेड वेयर, जो ताम्रपाषाण काल की पहचान है। इसमें कुछ इन्वर्टेड फायरिंग करके टेक्निक यूज होती थी ना? हाँ, उल्टे करके पकाने से अंदर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बनता है तो वो काला हो जाता है और बाहर ऑक्सीजन से लाल। क्या बात है, उस जमाने में ऐसी टेक्निक। और कुषाण काल के बर्तन कैसे थे? वो रेड वेयर थे और उनकी खासियत ये थी कि मिट्टी में माइका डस्ट यानी अभ्रक की धूल मिलाई गई थी। अभ्रक क्यों मिलाया जाता था? इसको एज अ टेम्परिंग एजेंट यूज करते थे ताकि बर्तन थर्मल शॉक सह सके। आग पर खाना पकाने के लिए ये बहुत मजबूत होते थे। और इसमें तेज चाक यानी फास्ट व्हील का भी इस्तेमाल दिखता है, जिससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो पाता होगा। सही बात। और तीसरा टाइप है व्हाइट पेंटेड रेड स्लिप्ड वेयर, जिस पर तिरछी रेखाओं वाले उत्कीर्णन मिले हैं। ये फिनिशिंग और डिजाइन उनकी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी और तकनीकी समझ दोनों दिखाती है। बिल्कुल। अब यही तकनीकी समझ हमें कुषाण काल के आर्किटेक्चर में भी दिखती है। ये एक पूरा अर्बन सेंटर था। शहरी होने के क्या सबूत मिले वहां से? ये काफी आश्चर्यजनक है। वहाँ 6 प्लेटफॉर्म्स और 5 गड्ढे मिले हैं जो एक संगठित शहरी केंद्र का संकेत देते हैं। और इनकी निर्माण शैली कैसी थी? बहुत एडवांस थी। दीवारों में 2 पाठ्यक्रमों वाली पकी ईंटों का उपयोग किया गया था, यानी 2 कोर्स बेक्ड ब्रिक्स। हाँ, और मैंने पढ़ा था कि ईंटों की नींव और चबूतरों के बीच जो जगह थी उसमें भंगाबी हैबिटेशनल मलबे जैसे हड्डियां और टूटे बर्तनों को पैकिंग की तरह भरा गया था। एग्जैक्टली। ये इंजीनियरिंग का बहुत बढ़िया उदाहरण है, सतह को समतल और स्थिर करने के लिए। एक तरह से कचरा प्रबंधन भी था और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बेस्ट यूज भी। मिले हैं जो उनके धर्म और कला पर रोशनी डालते हैं। मूर्तियां और जवाहरात जैसे कुछ। हाँ, वहाँ टेराकोटा यानी पकी मिट्टी की नाया गामेश और नायक गामेशी मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां किस धर्म से जुड़ी थी? ये मुख्य रूप से जैन और लोक धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हैं। ये उस समय के रिलीजियस डाइवर्सिटी और सामाजिक ताने बाने को उजागर करती हैं। और इसके अलावा शायद हड्डियों के उपकरण और लोहे की वस्तुएं भी मिली है। बिल्कुल, जिससे ये क्लियर होता है कि वहाँ सिर्फ खेती नहीं हो रही थी, बल्कि एक एक्टिव क्राफ्ट इंडस्ट्री और उन्नत व्यापारिक तंत्र था। अब अगर हम इस भौतिक साक्ष्य की कहानी को रोकें और थोड़ा वैदिक साहित्य की तरफ मुड़ें, तो बिहार का इतिहास एक नया टर्न लेता है। हाँ, वैदिक साहित्य में बिहार का उदय सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सांस्कृतिक संश्लेषण था। मैंने सुना है कि अथर्ववेदा और पंचविंशा ब्राह्मणा में पहली बार मगधा का जिक्र मिलता है। सही है। देखिए, ऋग्वेदिक काल में आर्य मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम तक ही सीमित थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते बिहार एक सामरिक संधि स्थल बन गया, जहां अलग अलग कल्चर्स टकरा रही थी। और इसी टकराव के बीच एक शब्द आता है वृत्य। मगधा के निवासियों को वैदिक ग्रंथों में वृत्य कहा गया है। ये वृत्ति पहचान आखिर थी क्या? वृत्य वो लोग थे जो वैदिक नियमों और ब्राह्मणवादी कर्मकांडों से बिल्कुल स्वतंत्र थे। आर्यों ने उन्हें म्लेच्छा माना, यानी उन्हें अपने से अलग या निचला माना गया, जो एक गहरे सांस्कृतिक पृथक्करण को दिखाता है। बिल्कुल। वृत्य लोग अपने रूल्स खुद बनाते थे, उनके यहाँ शायद सोशल मोबिलिटी ज्यादा थी। और मेरे हिसाब से यही रूढ़िमुक्त और मिश्रित संस्कृति बाद में मगध की सबसे बड़ी ताकत बनी। कैसे? क्योंकि वो किसी रिजिड सिस्टम में नहीं फंसे थे, तो उन्होंने नए सैन्य नवाचारों को अपनाया, लोहे का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया और हाथियों को युद्ध में शामिल किया। इसी लचीलेपन ने उन्हें भारत का प्रथम साम्राज्य बनाया। बहुत सही पॉइंट है आपका। अब इस एक्सपेंशन और बिहार के आर्याकरण की एक बहुत फेमस कथा शतापथा ब्रह्मणा में मिलती है। ये अग्नि वैश्वनार वाली कथा है ना? हाँ, इसमें जिक्र है विदेहा के राजा माथवा और उनके पुरोहित गौतमा राहुगणा का, जिनके मुख से अग्नि वैश्वनार निकली और वो भूमि को जलाती हुई पूर्व दिशा की ओर बढ़ी। अब अगर हम इसे डिकोड करें तो ये सिर्फ एक चमत्कारी धार्मिक कथा नहीं है। तो आपके हिसाब से ये क्या है? ये एक आर्थिक और सामरिक प्रक्रिया का लिटरेरी वर्जन है। ये आग और लोहे की कुल्हाड़ियों का प्रतीक है, जिसके जरिए उन्होंने पूर्व के घने जंगलों को साफ किया और खेती का विस्तार किया। 100% करेक्ट।
और ये अग्नि वैश्वनार का प्रवाह एक जगह आकर रुक गया, सदा नीरा यानी आज की गंडक नदी के तट पर। सदा नीरा को उस वक्त क्रॉस नहीं किया था आग ने। नहीं किया था, इसीलिए उस वक्त सदा नीरा के पूर्व की भूमि को दलदली, अशुद्ध और खेती के अयोग्य माना जाता था। बाद में ब्राह्मणों के यज्ञों द्वारा उस दलदल का जल निकासी हुआ और उस भूमि का शुद्धिकरण किया गया। हाँ, और इसी नदी ने कोसाला और विंध्या के बीच की एक परमानेंट भौगोलिक और पॉलिटिकल सीमा बना दी। ये शतपथा ब्राह्मणा और किन बातों को हाईलाइट करता है उस वक्त के समाज के बारे में? ये ग्रंथ उस वक्त की सामाजिक संरचना और कर्मकांड की जटिलता का एक परफेक्ट दर्पण है। मतलब सोसाइटी कितनी डिवाइडेड थी वो यहाँ दिखता है। बहुत क्लियरली। यज्ञ में हविष्कृत को बुलाने के लिए 4 अलग-अलग शब्दों का प्रयोग होता था जो सीधे वर्ण व्यवस्था को दर्शाते हैं। हाँ, ब्राह्मण के लिए आवाघी, क्षत्रिय के लिए आगाही, वैश्य के लिए आद्रव और शूद्र के लिए आधव का इस्तेमाल होता था। सही। ये भाषाई भेदभाव डेली रिचुअल्स का हिस्सा बन चुका था। इसी ग्रंथ में मनु के वृषभ यानी बैल की कथा भी आती है, जहाँ चक्की के पत्थरों की ध्वनि असुरों का दमन करने वाली मानी गई है, जो दिखाता है कि डेली एग्रीकल्चरल टूल्स को भी एक डिवाइन और रिलीजियस मीनिंग दिया जा रहा था। ये काफी इंटरेस्टिंग है। और एक और जरूरी बात, इसमें ज्यामिति, खगोल विज्ञान और मैथ का काफी विस्तृत उल्लेख है। यज्ञ की वेदियां स्पेसिफिक मेजरमेंट और एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से बनती थी, मतलब साइंस और रिलीजन उस वक्त एक साथ चल रहे थे। अब अगर इन सबको सम अप करें तो बिहार का इतिहास सच में बहुत विविध रहा है। इसका निष्कर्ष इस बात से निकाला जा सकता है कि कैसे रुद्र, जिन्हें हम पशुपति भी कहते हैं, उनका असिमिलेशन हुआ। वो तो एक अनार्य देवता थे ना, अर्बना। बिल्कुल। ये 2 अलग कल्चर्स के बीच के कॉम्प्रोमाइज और इंटीग्रेशन को दर्शाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चिरांत की उन पुरानी मिट्टी की परतों से लेकर मगधा के इतने बड़े साम्राज्य तक बिहार का इतिहास एक सांस्कृतिक लचीलेपन का प्रतीक है। सही कहा। ये एक ऐसी धरती है जिसने परंपराओं को तोड़ा भी, उन्हें चैलेंज किया और नई मान्यताओं को गढ़ा भी। ये सिर्फ राजाओं का इतिहास नहीं, बल्कि आम लोगों और मिट्टी की सच्चाई है। हाँ, टॉपिक है बिहार और महाजनपदा काल का डीप डाइव। मैं हमेशा से ये समझना चाहती थी कि ये सब शुरू कैसे हुआ। बिल्कुल, हमारा मेन मिशन यही है, समझना कि कैसे छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स आगे चलकर इतने विशाल एम्पायर्स में बदल गए। मेरे पास जो सोर्सेज हैं इस डीप डाइव के लिए, वो एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट्स पर आधारित कुछ स्लाइड्स हैं। हाँ, और ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इन 16 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर की सबसे सटीक जानकारी आखिर आती कहां से है। राइट, मतलब हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाया और जैन टेक्स्ट भागवती सूत्र इसके सबसे बड़े सोर्सेज हैं। अच्छा। हाँ, यही टेक्स्ट्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इन शक्तिशाली राज्यों के होने का सबसे ठोस प्रमाण देते हैं। तो अगर हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी BC की बात करें तो ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लगता है मुझे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। इस समय समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि लोग अब सिर्फ छोटे जनजातीय कबीलों में नहीं बंटे थे। हाँ, मतलब उनका लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो रहा था। वही तो, इन छोटे कबीलों ने एकजुट होकर सेंट्रलाइज्ड और शक्तिशाली राज्यों का रूप लेना शुरू कर दिया था। और वहीं से महाजनपदा का जन्म हुआ। बिल्कुल, और यहीं से भारत के पहले महान साम्राज्यों की नींव रखी गई। अब अगर हम अपना फोकस थोड़ा मगध यानी वर्तमान बिहार पर शिफ्ट करें तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखकर मैं सच में हैरान हूँ। मैप को देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मगध का उदय उसकी भौगोलिक स्थिति का सीधा परिणाम था। जैसे नॉर्थ में विशाल हिमालयास थे। हाँ, जो एक अभेद्य नेचुरल वॉल की तरह उन्हें बाहरी हमलों से सुरक्षा देते थे। और साउथ में छोटा नागपुर का पठार था, जो मिनरल्स और फॉरेस्ट वेल्थ का एक विशाल भंडार था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? इन दोनों के ठीक बीच में गंगा की घाटी थी, जिसने मगध को बेहद उपजाऊ अलुवियल सॉइल और एग्रीकल्चरल सरप्लस दिया। अरे हाँ, और इसके साथ ही मुझे उन नदियों के अभेद्य नेटवर्क को भी मेंशन करना पड़ेगा। वहां पर गंगा, सोन और गंडक जैसी विशाल नदियों का पूरा एक जाल बिछा हुआ था। इसका मतलब उनके पास एक इम्पेनेट्रेबल और एक्सेसिबल वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था। एग्जैक्टली। इस नेटवर्क से ट्रेड कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया। और मिलिट्री ट्रूप्स को भी तो तुरंत और आसानी से भेजना संभव हुआ होगा ना? हाँ, सेना की मूवमेंट फास्ट होने से उन्हें बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज मिला। यही नदियां आगे चलकर मगध की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मेन रूट बनी। और वो जो छोटा नागपुर पठार की लोहे की खदानें थीं, वो तो मेरे हिसाब से एक कंप्लीटली गेम चेंजर थी। उसमें कोई डाउट नहीं है।
मगध के पास हाई क्वालिटी आयरन ओर और वास्ट टिम्बर का डायरेक्ट एक्सेस था। मतलब उन्होंने उस लोहे का पूरा फायदा उठाया इस लोहे से उन्होंने ऐसे सुपीरियर वेपन्स बनाए जो उस समय किसी और राज्य के पास थे ही नहीं। और खेती में भी तो लोहे का यूज हुआ होगा। बिल्कुल, एडवांस्ड आयरन एग्रीकल्चरल टूल्स ने खेती की पैदावार इतनी बढ़ा दी जिसने मगध को एक डिसाइसिव एज दिलाई। ये सब सुनकर उनकी पहली कैपिटल राजगृह की आर्किटेक्चर और भी सेंस बनाती है। राजगृह को मैं एक स्ट्रेटेजिक मास्टरपीस कहूंगा, क्योंकि ये शहर नेचुरली 5 बड़ी पहाड़ियों से घिरा था, राइट? हाँ, इन पहाड़ियों ने राजगृह को एक इम्प्रेग्नेबल फोर्टिफिकेशन दी जिसे पार करना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन था। तो शुरुआत में ये हाईली सिक्योर कैपिटल उनके विकास और पावर एक्यूमुलेशन का मेन सेंटर बनी। लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। उन्होंने कैपिटल को राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। हाँ, मैं इस पॉइंट पर आने ही वाली थी। पाटलिपुत्र को शिफ्ट करना एक बड़ा मूव था। इस नए कैपिटल को हम एक यूनिक जल दुर्ग या वाटर फोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर स्थित था। एग्जैक्टली। इस कॉन्फ्लुएंस ने इसे इनविंसिबल नेचुरल सिक्योरिटी दी। और यहाँ से पूरे ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल रखना और रैपिड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना और भी आसान हो गया होगा। मगध ने हर एक नेचुरल एडवांटेज को यूटिलाइज किया। लेकिन अब थोड़ा ब्रॉड व्यू लेते हैं। हाँ, क्योंकि 6th सेंचुरी BCE में पूरे भारत में कुल 16 बड़े राज्य भर चुके थे। ये राज्य नॉर्थ वेस्ट में गांधार से लेकर साउथ में अश्मक तक फैले थे। और इनमें कितनी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी थी। कुछ में राजतंत्र यानी मोनार्कीज थी, और कुछ तो दुनिया के सबसे पुराने गणतंत्र यानी रिपब्लिक्स थे। तो इसको आसान बनाने के लिए मैं इन 16 राज्यों को स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स में बांटकर समझने का प्रस्ताव रखती हूँ। ये बहुत अच्छा आइडिया है। चलिए पहले ग्रुप से शुरू करते हैं। पहले ग्रुप में मगध, अंगा और वज्जी आते हैं। मगध तो अपनी फर्टाइल लैंड और आयरन की वजह से सबसे पावरफुल था ही, जैसा हमने डिस्कस किया। और अंगा, जिसके बारे में पढ़ा मैंने, उसकी कैपिटल चंपा थी। हाँ, और वो गंगा रूट पर स्थित होने के कारण ट्रेड और कॉमर्स का बहुत बड़ा हब था। और वज्जी, जिसकी कैपिटल वैशाली थी, ये 8 कुलों का एक संघ था। और इसे ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड माना जाता है। ये तीनों राज्य पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव थे। चले अब दूसरे ग्रुप पर आते हैं, जिसमें काशी, कोसल और मल्ला हैं। काशी यानी वाराणसी अपने आप में बहुत स्पेशल है। ये स्पिरिचुअलिटी, हायर एजुकेशन और टेक्सटाइल ट्रेड का ओल्डेस्ट हब था। और कोसल की कैपिटल श्रावस्ती थी ना? हाँ, कौशल अयोध्या रीजन में एक प्रॉस्परस और एग्रीकल्चर बेस्ड राज्य था। और इस ग्रुप का तीसरा राज्य मल्ला, जहां कुशीनगर और पावा है, वहां रिपब्लिकन सिस्टम था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यही लॉर्ड बुद्धा को महापरिनिर्वाणा प्राप्त हुआ था। मतलब ये क्षेत्र इंडियन कल्चर और रिलीजियस डेवलपमेंट के मेन पिलर्स थे। बिल्कुल थे। अब तीसरे ग्रुप को देखते हैं। तीसरे ग्रुप में चेदी, वत्सा, कुरु और पांचाल आते हैं। चेदी, जिसकी कैपिटल शुक्तिमती थी, वो बुंदेलखंड रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता था। और वत्सा, जिसकी कैपिटल कौशाम्बी थी। कौशाम्बी ट्रेड रूट्स के कॉन्फ्लुएंस पर स्थित एक हाईली एडवांस्ड राज्य था। इसका सबसे बड़ा सेंटर था। और पंचाल, जिसकी कैपिटल अहिछत्रा और कंपिल्या थी, वो गंगा यमुना दोआब में अपनी कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता था। ये सभी राज्य एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड थे। अब चौथे ग्रुप में चलते हैं, जिसमें मत्स्य, शूरसेन और अश्मक है। मत्स्य, जिसकी कैपिटल विराटनगर थी, वो वर्तमान राजस्थान में है। इनका मेन फोकस एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर था। और शूरसेन, जिसकी कैपिटल मथुरा थी, वो ट्रेड रूट्स का सेंटर था। और यहाँ से कृष्णा वर्शिप का उदय भी शुरू हुआ। इस ग्रुप में अश्मक मुझे सबसे अलग लगा, क्योंकि अश्मक सच में सबसे यूनिक था। इसकी कैपिटल पौटाली या पौदन थी। और ये साउथ इंडिया में स्थित एक मात्र महाजनपदा था। एग्जैक्टली। अश्मक ने नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच ट्रेड को एक नई दिशा दी, दोनों रीजन्स को कनेक्ट किया। ये तो सच में अमेजिंग है। अब आखिरी ग्रुप बचा है, जिसमें अवंती, गांधार और कंबोज आते हैं। इनके बारे में और जानकारी चाहिए। अवंती की कैपिटल उज्जैन थी। ये अपने आयरन ओर और ट्रेड कंट्रोल के कारण मगध का सबसे बड़ा राइवल था। दोनों के पास आयरन था, तो नेचुरल है कि दोनों पावर्स टकराएंगी। और गांधार? गांधार की कैपिटल तक्षशिला थी। ये इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे और ग्लोबल एंशिएंट एजुकेशन का एक विशाल सेंटर था। और कंबोज, जिसकी कैपिटल राजपुर थी, वो किस लिए फेमस था?
कंबोज अपने एक्सीलेंट हॉर्सेस और स्किल्ड वॉरियर्स के लिए पूरे इंडिया में फेमस था। मतलब इन राज्यों ने इंडिया को आउटसाइड वर्ल्ड और ग्लोबल नॉलेज से जोड़े रखा। बिल्कुल, उनका ज्योग्राफिकल पोजीशन उन्हें ग्लोबली कनेक्ट करता था। तो इस पूरे टीक गल्फ को समराइज करते हुए ये कहा जा सकता है कि इन 16 महाजनपदों ने पॉलिटिकल हिस्ट्री को पूरी तरह रीशेप कर दिया है। हाँ, और इसका फाइनल एनालिसिस यही निकलता है कि रिवर्स, हिल्स और आयरन ने मिलकर मगध के लिए एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग बेस तैयार किया। और इसी बेस पर आगे चलकर मौर्य और गुप्ता जैसे मैसिव एम्पायर्स की महान बिल्डिंग्स खड़ी हुई। मगध की स्ट्रैटेजी और इन स्टेट्स के इतिहास ने ही अंततः अखंड भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। ज्योग्राफी, रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजी मिलकर कैसे इतिहास लिखते हैं, ये सच में फैसिनेटिंग करने वाला है। बिल्कुल, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि आज हम जिन बॉर्डर्स और कल्चरल सेंटर्स को देखते हैं, उनकी शुरुआत इन्हीं महाजनपदों से हुई थी। आज हम प्राचीन बिहार और मगध पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, एक बहुत ही ऐतिहासिक और रोमांचक यात्रा, हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक का सफर। मतलब एक छोटी सी क्षेत्रीय शक्ति से भारत के पहले विशाल साम्राज्य बनने की कहानी। हमारे पास जो 8 स्रोत हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। बिल्कुल, इन स्रोतों से हमें उस दौर के इतिहास, मिलिट्री इनोवेशन, कूटनीति और सामाजिक बदलावों की बहुत गहरी समझ मिलती है। आज का हमारा मिशन भी यही है। हम इन सभी पहलुओं के पीछे के रणनीतिक कारणों को समझेंगे। और देखिए, ये कहानी सिर्फ कुछ राजाओं के युद्ध जीतने की नहीं है। ये भारत में इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद के जन्म की सबसे प्रामाणिक कहानी है। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई, इसके पीछे लीडरशिप की सोच में क्या बदलाव आ रहा था? ये समझना सबसे जरूरी है। पहले के शासकों का मुख्य लक्ष्य सिर्फ अपने छोटे से कबीले या क्षेत्र की रक्षा करना होता था। बस अपने आसपास के गांवों पर दबदबा बनाए रखना। एकदम सही। परंतु इस दौर में आते आते राजनीतिक महत्वाकांक्षा का पैमाना पूरी तरह से बदल गया। यानी सीमाओं का लगातार विस्तार करना। हाँ, और संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना एक नया लक्ष्य बन गया। पैन इंडियन डोमिनेंस जिसे कहते हैं। बिल्कुल, भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था जब सत्ता का उद्देश्य अखिल भारतीय प्रभुत्व बन चुका था। इस सोच ने आगे चलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए इस नए राजनीतिक लक्ष्य की शुरुआत को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किसी भी बड़े साम्राज्य को खड़ा करने के लिए पुरानी कबीलाई सीमाओं को तोड़ना सबसे पहली शर्त होती है। सही कहा आपने। जब तक समाज छोटे छोटे कबीलों में बटा रहेगा, एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा कभी नहीं बन सकता। और यहीं पर हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, बिंबिसार की कूटनीति बहुत कमाल की थी। मैंने इन स्रोतों में एक आहा मोमेंट जैसी बात पढ़ी। बिंबिसार ने शुरुआत में अपने विस्तार के लिए युद्ध का रास्ता चुना ही नहीं, उन्होंने आक्रमणता से ज्यादा कूटनीति या डिप्लोमेसी पर भरोसा किया। और यही उनकी सबसे बड़ी दूरदृष्टि थी। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि हर विस्तार युद्ध के जरिए नहीं किया जा सकता। जाहिर है, युद्ध में धन और जन दोनों का भारी नुकसान होता है, जो एक उभरते हुए राज्य के लिए बहुत घातक हो सकता है। इसलिए उन्होंने वैवाहिक संबंधों को अपनी सबसे कारगर रणनीति बनाया। मैट्रिमोनियल अलायंसेस। हाँ, उन्होंने कोसल और लिच्छवी जैसे उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्यों के साथ विवाह किए। इन शादियों के पीछे की जो रणनीति है वो समझना बहुत दिलचस्प है। कोसल की राजकुमारी से विवाह करने पर उन्हें दहेज के रूप में काशी मिला। और काशी उस समय एक बहुत समृद्ध और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। काशी से आने वाले रेवेन्यू ने मगध की आर्थिक स्थिति को अचानक से बहुत मजबूत कर दिया। बिल्कुल, एक बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट मिल गया उन्हें। ये तो वही बात हुई जो आज के दौर में बड़े कॉर्पोरेट गठबंधनों में देखी जाती है, जहां 2 बड़ी ताकतें मिलकर बाजार पर कब्जा कर लेती हैं और उन्हें आपस में टकराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत सटीक तुलनाएं। और सर, लिच्छवी के साथ संबंध का क्या फायदा हुआ? क्या वो सिर्फ एक सुरक्षा कवच था या उसमें भी कोई आर्थिक लाभ छिपा था? देखिए, लिच्छवी उस समय गंगा के उस पार का एक बेहद मजबूत और लड़ाकू गणराज्य था। उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके बिंबिसार ने अपनी उत्तरी सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। मतलब अब मगध को अपने सबसे शक्तिशाली पड़ोसियों से कोई खतरा नहीं था। उल्टा, संकट के समय उन्हें इन राज्यों का सैन्य समर्थन मिलने का आश्वासन प्राप्त हो गया था, बिना कोई युद्ध लड़े। बिल्कुल, इस चतुर कूटनीति ने मगध को बिना किसी भारी रक्तपात के एक विशाल राजनीतिक शक्ति बना दिया।
बिंबिसार ने समझ लिया था कि साम्राज्य का विस्तार तलवार से ज्यादा दिमाग से किया जा सकता है। लेकिन सर, हर शासक का दिमाग एक जैसा तो नहीं चलता। कहानी में यहाँ एक बहुत ही नाटकीय बदलाव आता है। आप अजातशत्रु की बात कर रही हैं? हाँ, बिंबिसार की इस शांतिपूर्ण और स्थिर कूटनीति के बिल्कुल विपरीत उनके उत्तराधिकारी अजातशत्रु ने एक एकदम अलग रास्ता चुना। बिल्कुल, अजातशत्रु ने आक्रामकता और नए मिलिट्री इनोवेशंस को चुना। अजातशत्रु ने अपने पिता की नीतियों को दरकिनार कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि जब बिंबिसार की नीति इतनी सफल थी तो अजातशत्रु को सब कुछ बदलने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ये सिर्फ सत्ता का लालच था? इसे सिर्फ सत्ता का लालच कहना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। अजातशत्रु का मानना था कि कूटनीति की एक सीमा होती है। मतलब अलायंसेस कभी भी टूट सकते हैं? हाँ, विशेषकर तब जब सत्ता का हस्तांतरण होता है। और वही हुआ। अजातशत्रु के गद्दी पर बैठते ही कौशल और लिच्छवी के साथ संबंध बिगड़ गए। तो मगध को अपना दबदबा कायम रखने के लिए अब अपनी सैन्य शक्ति पर निर्भर होना पड़ा। अजातशत्रु को यह स्पष्ट हो गया था कि मगध को अजेय बनाने के लिए नए सिरे से युद्ध लड़ने होंगे। और उसने ठीक वही किया। कौशल और लिच्छवी के खिलाफ भयंकर युद्ध छेड़े। और इन युद्धों में उसने जिन सैन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया वो उस दौर के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं थी। बिल्कुल, उनका मिलिट्री इनोवेशन बहुत एडवांस था। मैंने पढ़ा है कि स्रोतों में 2 बेहद विनाशकारी हथियारों का जिक्र किया गया है, रसमूसल और महाशिलाकंटक। हाँ, ये दोनों बहुत घातक हथियार थे। ये हथियार क्या थे और इन्होंने अचानक से युद्ध का पूरा तरीका कैसे बदल कर रख दिया? क्योंकि जब कोई नई तकनीक आती है तो वो सिर्फ युद्ध नहीं जिताती, वो दुश्मन के मनोबल को भी पूरी तरह तोड़ देती है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात पकड़ी है। युद्ध में साइकोलॉजिकल एडवांटेज उतनी ही जरूरी होती है जितनी सैन्य ताकत। तो रथमूसल क्या था? रथमूसल एक ऐसा खौफनाक रथ था जिसमें गदा और धारदार ब्लेड लगे हुए थे। इसका डिजाइन ऐसा था कि ये बिना किसी खुले सारथी के भी दुश्मन की सेना के बीच घुसकर तबाही मचा सकता था। मतलब जब ये रथ दुश्मन की पैदल सेना के बीच तेजी से दौड़ता होगा तो धारदार ब्लेड दुश्मनों को बुरी तरह काटते चले जाते होंगे। बिल्कुल, इसे देखकर दुश्मन सेना में भगदड़ मच जाती थी। ये तो एक तरह के प्राचीन आर्मर्ड व्हीकल या टैंक की तरह काम करता था जो पैदल सेना की लाइन को तोड़ने के लिए बनाया गया हो। एकदम सही एनालॉजी है। और महाशिलाकंटक के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये सैन्य किलेबंदी के खिलाफ एक ऐतिहासिक आविष्कार था। एक विशाल गुलेल जैसी तकनीक जो बड़े बड़े पत्थरों को आकाश से बारिश की तरह दुश्मन के किलों पर बरसाती थी। हाँ, एक बहुत बड़ा कैटापल्ट। इससे हम आधुनिक दूरगामी तोपों का प्रारंभिक रूप मान सकते हैं। इन उन्नत हथियारों ने अचानक से घेराबंदी और खुले युद्ध दोनों के नियम बदल दिए। बिल्कुल बदल दिए। लेकिन सिर्फ आक्रमण के लिए तकनीक काफी नहीं होती, बचाव के लिए भी एक मजबूत ढाल की जरूरत होती है। और इसी दिशा में पाटलिपुत्र का सुदृढ़ीकरण एक निर्णायक कदम बना। पाटलिपुत्र का फोर्टिफिकेशन, इसकी भौगोलिक स्थिति अपने आप में एक प्राकृतिक ढाल थी ना? हाँ, ये नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। अजातशत्रु ने इस क्षेत्र की रणनीतिक अहमियत को समझा और वहां एक मजबूत किलेबंदी का निर्माण शुरू किया। नदियों की वजह से ये नगर एक जल दुर्ग यानी वाटर फोर्ट बन गया था। नदियां किले के चारों ओर एक प्राकृतिक खाई का काम करती थीं, जिससे किसी भी दुश्मन सेना के लिए पाटलिपुत्र पर अचानक हमला करना लगभग असंभव हो गया था। एक तरफ नए और तबाहकुन हथियार और दूसरी तरफ एक ऐसी राजधानी जिसे भेदना नामुमकिन था। इन दोनों ने मिलकर मगध को उस समय की सबसे अजेय ताकत बना दिया था। बिल्कुल, और इसी अजेय स्थिति से कहानी में एक नया और बड़ा मोड़ आता है। हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के बाद मगध की सत्ता नंद वंश के हाथों में आती है। हाँ, और यहाँ हमारा सामना महापद्मनंद से होता है, जिन्हें उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है, फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर। सही कहा। महापद्मनंद ने उस समय के बचे हुए तमाम पुराने क्षत्रिय राजवंशों का पूरी तरह से नाश कर दिया। लेकिन सर, एक सवाल पैदा होता है, इतने सारे पुराने राजवंशों को एक साथ मिटा देना समाज में भारी अराजकता का कारण नहीं बना होगा? अराजकता तो जरूर उत्पन्न हुई होगी, परंतु महापद्मनंद का मुख्य उद्देश्य वही अराजकता खत्म करके एक सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करना था। मतलब कोई दूसरा दावेदारी ना बचे? हाँ, उनकी सोच ये थी कि जब तक छोटे छोटे राजा मौजूद रहेंगे, केंद्र के खिलाफ विद्रोह की संभावना हमेशा बनी रहेगी।
इसलिए सभी छोटे राज्यों को समाप्त करके उन्होंने साम्राज्य का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। और उन्होंने इतना अधिक धन और असीमित संसाधन इकट्ठा कर लिए थे कि उन्हें एकराट की उपाधि दी गई। एकराट का सीधा सा अर्थ है एकमात्र राजा, जिसके सामने बाकी सारी सत्ताएं शून्य हो जाती हैं। बिल्कुल। इस अपार धन और संसाधनों के बल पर ही उन्होंने वो प्रबंध किया जिसके बिना कोई भी साम्राज्य जिंदा नहीं रह सकता। आप उस विशाल स्टैंडिंग आर्मी की बात कर रहे हैं जिसे नंद वंश की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। हाँ, एक बहुत ही विशाल स्थायी सेना। उन्होंने उस असीमित धन का उपयोग इस सेना को बनाए रखने में किया। लेकिन सर, यहाँ मैं थोड़ा अलग विचार रखना चाहूंगी। यूनानी स्रोतों में ये किस्सा बहुत प्रचलित है कि सिकंदर की सेना उस नंद सेना से इतनी खौफजदा हो गई थी कि उन्होंने आगे बढ़ने से ही साफ इनकार कर दिया। व्यास नदी के किनारे की घटना। जी, लेकिन क्या हम सच में ये मान लें कि विश्व विजेता सिकंदर की सेना सिर्फ डर के कारण लौट गई थी? क्या लगातार युद्ध और लंबे सफर की थकान एक उतना ही बड़ा कारण नहीं था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इतिहासकारों के बीच ये लंबे समय से बहस का विषय रहा है। क्योंकि वो सालों से लड़ रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि सिकंदर की सेना वर्षों से लगातार युद्ध कर रही थी। उनके सैनिक मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थक चुके थे। उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। तो फिर डर वाला फैक्टर कितना सच है? हमें मनोवैज्ञानिक आतंक को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यूनानी स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब सिकंदर के जासूसों ने नंद सेना के आकार का वर्णन किया तो हालात बदल गए। स्रोतों के अनुसार उस सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 4,000 युद्ध हाथी शामिल थे। और इस खबर ने थके हुए यूनानी सैनिकों के बचे खुचे मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया। यहाँ युद्ध हाथियों का जिक्र बहुत मायने रखता है। यूनानी सेना ने अन्य जगहों पर हाथियों का सामना पहले भी किया था, लेकिन हजारों की तादाद में प्रशिक्षित युद्ध हाथियों का खौफ उनके लिए बिल्कुल नया था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक सेना जो दुनिया को रौंदते हुए आई, व्यास नदी के किनारे आकर अचानक रुक जाती है और आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। सिकंदर को मजबूरन अपनी सेना के इस विद्रोह के सामने झुकना पड़ता है। बिना एक भी तीर चलाए, सिर्फ अपने नाम और आकार के डर से नंद सेना ने सबसे बड़े आक्रमणकारी को वापस भेज दिया था। ये सैन्य ताकत का ऐसा उदाहरण है जो इतिहास में शायद ही कहीं और मिलता हो। पर इस यूनानी हस्तक्षेप और वापस लौटने की घटना ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक ढांचे पर एक लंबा और गहरा असर छोड़ा। ये आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था ना? हाँ, भले ही वो मगध तक नहीं पहुंच पाया, किंतु इस आक्रमण ने उत्तर पश्चिम भारत की स्थिति को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। जो वहाँ ऑटोनोमस या स्वायत्त जनजातीय गणराज्य थे, वो बहुत कमजोर हो गए। बिल्कुल, जिन्होंने सिकंदर का कड़ी टक्कर से सामना किया था, वो इन हमलों के बाद बेहद कमजोर हो गए थे। उनकी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से बिखर चुका था। और इसी राजनीतिक विखंडन ने एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम या शक्ति शून्य उत्पन्न कर दिया। और इसी खालीपन का सबसे बड़ा लाभ आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। उन्होंने सबसे पहले उस बिखरी हुई शक्ति को इकट्ठा किया और फिर उस एकजुट ताकत का इस्तेमाल मगध के इस विशाल नंद वंश को उखाड़ फेंकने के लिए किया। इतिहास में घटनाएं कितनी अजीब तरह से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ये उसका एक शानदार उदाहरण है। पर सर, चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता के पीछे सिर्फ उनकी सैन्य ताकत या चाणक्य की कूटनीति ही नहीं थी। नंद वंश के खिलाफ आम जनता का भारी आक्रोश भी एक बड़ा कारण था। बिल्कुल। अगर हम राजनीति से थोड़ा हटकर मगध के आंतरिक समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। हमने बात की कि नंद वंश के पास एक विशाल सेना थी, पर ये पैसा आता कहाँ से था? नंदों के इस सैन्य और आर्थिक विस्तार के लिए बहुत सारा रेवेन्यू चाहिए था। और इसका सीधा सा साधन था हाई टैक्सेशन, यानी उच्च कराधान। मतलब जिस सेना पर मगध को गर्व था, उसका पूरा आर्थिक बोझ देश के किसानों और व्यापारियों की पीठ पर लाद दिया गया था। लगातार बढ़ते टैक्स की वजह से आम जनता में भारी असंतोष था। और स्रोतों से ये भी पता चलता है कि सिर्फ टैक्स का ही बोझ नहीं था। उस समय की जो वैदिक यज्ञीय अर्थव्यवस्था थी, वो भी लोगों को परेशान कर रही थी। ये सामाजिक असंतोष का एक बहुत बड़ा बिंदु था। इन बड़े यज्ञों में पशुओं की बलि एक आम बात थी और इसकी लागत बहुत भारी थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुधन किसी भी किसान की सबसे बड़ी ताकत होता था। खेती करने और हल चलाने के लिए पशुओं की जरूरत थी। और उन्हीं की बलि यज्ञों में दी जा रही थी।
एक तरफ राज्य का भारी टैक्स जो उनकी आमदनी छीन रहा था, और दूसरी तरफ ऐसे महंगे धार्मिक अनुष्ठान जो किसानों के पशुधन को नष्ट कर रहे थे। इन दोनों आर्थिक और सामाजिक दबावों ने समाज को बदलने पर मजबूर कर दिया। आम लोग एक ऐसी दिशा की तलाश में थे जहां उन्हें इन महंगी परंपराओं से मुक्ति मिल सके। और इसी तलाश ने एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दिया, बौद्ध और जैन धर्मों का उदय। जब समाज अपनी बुनियादी जरूरतों के बोझ तले दब जाता है तो उसे एक आसान और सस्ती विचारधारा की जरूरत पड़ती है। जैन और बौद्ध धर्मों ने समाज को एक अहिंसक और सरल जीवन शैली का विकल्प प्रदान किया। उन्होंने पशु बलि का कड़े शब्दों में विरोध किया, जिससे सीधे तौर पर किसानों और कृषि व्यवस्था को फायदा पहुंचा। इन धर्मों ने न सिर्फ कृषि को आधार दिया बल्कि व्यापार को भी बहुत बढ़ावा दिया। जैन धर्म ने तो व्यापार और वाणिज्य का एक नया वर्ग ही तैयार कर दिया। मतलब नंदों की सैन्य आक्रामकता और उच्च कराधान ने अनजाने में ही मगध के समाज को एक नई आध्यात्मिक दिशा की ओर धकेल दिया। बिल्कुल, एक ऐसा आध्यात्मिक रास्ता जिसने आगे के इतिहास को आकार दिया। साम्राज्यवाद सिर्फ सरहदों को नहीं बदलता, वो लोगों के सोचने और जीने के तरीकों को भी पूरी तरह बदल कर रख देता है। ये इतिहास को देखने का एक बहुत ही गहरा नजरिया है। चलिए इस पूरे डीप डाइव का एक त्वरित सारांश देते हैं। तो हमने शुरुआत की हर्यक वंश की कूटनीति से, जहां बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के जरिए मगध को खड़ा किया। फिर हमने अजात शत्रु की घातक सैन्य तकनीक देखी, रथ मुसल और महाशिलाकंटक। उसके बाद महापद्मनंद का केंद्रीकृत साम्राज्य और वो खौफनाक सेना जिसने सिकंदर को भी डरा गया। और अंत में हमने देखा कि कैसे इस साम्राज्य के आर्थिक बोझ ने समाज में एक आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दिया, जैन और बौद्ध धर्म की तरफ लोगों का मुड़ना। इस सफर की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम देख पाते हैं कि कैसे हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कूटनीति, युद्ध, अर्थव्यवस्था और अध्यात्म सब एक लड़ी में जुड़े हैं। बिल्कुल सर। इन सभी कड़ियों को समझने के बाद श्रोताओं के सोचने के लिए मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगी जो स्रोतों से एक कदम आगे की बात करता है। एक दिलचस्प विचार। जरा सोचिए, अगर सिकंदर की सेना नंदों की सेना से खौफ खाकर व्यास नदी से वापस नहीं लौटती, अगर उन दोनों विशाल सेनाओं का आमना सामना होता, तो क्या आज भारत का राजनीतिक और आध्यात्मिक स्वरूप वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं? ये वाकई एक बहुत ही सोचने वाली बात है। एक ऐसा युद्ध जो शायद इतिहास की पूरी धारा ही बदल देता। अगर हम बिहार के इस बौद्ध और जैन धर्म वाले टॉपिक पर जो स्क्रीन पर इमेजेस हैं उन्हें देखें। हाँ, वो जो सिंबल्स दिख रहे हैं, एग्जैक्टली। एक तरफ बोधि वृक्ष का वो हरा पत्ता है और साथ में एक पुराना स्क्रिप्ट वाला स्क्रोल भी है। बिल्कुल, जो सदियों का ज्ञान समेटे हुए है। और ठीक उसी के साथ जैन धर्म का वो मशहूर अहिंसा वाला हाथ का सिंबल भी है। ये सब किसी बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा लगते हैं। हाँ, और ये कहानी हमें सीधे इतिहास के एक बहुत ही क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पर ले जाती है। मतलब कोई बहुत बड़ा बदलाव। सही कहा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार सिर्फ एक आम राज्य नहीं था, ये एक वैश्विक आध्यात्मिक क्रांति यानी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन का केंद्र बन गया था, जहां से दुनिया को कुछ नया मिल रहा था। बिल्कुल, इसी धरती से पूरी दुनिया को सोचने का एक बिल्कुल नया और शांतिपूर्ण नजरिया मिला। समाज में उस वक्त बहुत गहरे बदलाव हो रहे थे, पुरानी चीजें बदल रही थी। हाँ, इन बदलावों ने लोगों को नए विकल्पों की ओर मोड़ा। लोग कुछ नया और लॉजिकल ढूंढ रहे थे। पर एक सवाल दिमाग में आता है कि बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका कारण बहुत प्रैक्टिकल था। उस समय जटिल वैदिक कर्मकांड और यज्ञ अत्यधिक महंगे हो गए थे। खर्च बहुत बढ़ गया था। बिल्कुल, इन खर्चों का सबसे ज्यादा बोझ समाज के व्यापारिक और उत्पादक वर्गों पर पड़ रहा था, जो लोग इकोनॉमी चला रहे थे। एग्जैक्टली। तो बौद्ध और जैन धर्म ने इसके खिलाफ अहिंसा और सादगी का एक शानदार विकल्प प्रस्तुत किया। इन नए विचारों ने आम जनता को महंगे कर्मकांडों से आजादी दिलाई ना। हाँ, धर्म को सबके लिए सुलभ बनाया गया। वो जो विजुअल है ना, वेइंग स्केल पर फेदर वाला, वो इसी नए और हल्के धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। बिल्कुल सही। यहाँ अर्थशास्त्र और नैतिकता का बहुत अच्छा संगम दिखता है। मतलब इकोनॉमी को फायदा हुआ। हाँ, इन नए दर्शनों ने व्यापारियों के लिए लेन देन की लागत को काफी कम कर दिया। धन अब महंगे यज्ञों में बर्बाद नहीं होता था, तो पैसा कहीं और इन्वेस्ट होने लगा। एग्जैक्टली। इसकी बजाय पैसा व्यापारिक और उत्पादकता बढ़ाने में लगने लगा। अरे वाह, इससे तो एक पूरी नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ होगा, जो दिखावे की बजाय नैतिकता पर आधारित थी। मतलब लोगों की सोच बदल रही थी। समाज ने ये स्वीकार किया
कि सच्चा धर्म वही है जो इंसान का चरित्र बेहतर बनाए। तभी स्क्रीन पर जो गोल्ड कॉइन्स और वेइंग स्केल्स वाला विजुअल है वो इस पॉइंट को एकदम क्लियर कर देता है। बिल्कुल। अब अगर हम गौतम बुद्ध और ज्ञान के उदय पर चर्चा करें, बोध गया कि वो पवित्र धरती, हाँ, जहां सिद्धार्थ को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद ही वे बुद्ध कहलाए। उनकी इस ज्ञान प्राप्ति ने रातों रात बिहार को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बना दिया। बुद्ध ने तो यही सिखाया ना कि शांति और मुक्ति किसी बाहरी कर्मकांड में नहीं है। एकदम सही, ये हमारे अपने भीतर मौजूद है। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज था। उनके इस सरल और शक्तिशाली संदेश ने पूरी दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। स्क्रीन पर जो गोल्डन बोधि ट्री और ध्यान मुद्रा में बैठे बुद्ध का चित्र है वो इसी शांति को बहुत अच्छे से दर्शाता है। और बुद्ध के उपदेश केवल सन्यासियों या व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रहे। राजकीय नीति में भी धम्म का प्रवेश हुआ। बिल्कुल, उन्होंने धम्म को व्यक्तिगत आचरण से ऊपर उठाकर समाज के व्यापक हित से जोड़ा। और इसी वजह से उनके विचारों ने आगे चलकर राजकीय नीति का अनिवार्य हिस्सा बनने का मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि उस समय के शासकों ने समझ लिया था कि एक मजबूत राज्य की नींव हथियारों पर नहीं टिकी होती। ये नींव तो नैतिक मूल्यों पर टिकती है। सही कहा। इस पॉइंट को धर्म चक्र पर रखे क्राउन के विजुअल से बहुत अच्छे से जोड़ा जा सकता है। अब इस आध्यात्मिक विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं और भगवान महावीर का परिचय लेते हैं। वैशाली की महान भूमि, हाँ, जहाँ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ। उनके दर्शन ने समाज को एक नई दिशा दी। उनके दो सबसे बड़े सिद्धांतों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। पहला सिद्धांत तो अहिंसा का था, जिसे उन्होंने समाज में सबसे मजबूत किया। इसका अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी को चोट न पहुंचाना। और उनका दूसरा बड़ा सिद्धांत? दूसरा सिद्धांत अपरिग्रह था। इसका अर्थ है भौतिक सुखों और वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक संचय न करना। सच में मैं हैरान हूं कि ये दोनों सिद्धांत आज के इस कंज्यूमर वाले समाज में भी बेहद प्रासंगिक है। बिल्कुल है। जैन दर्शन के सामाजिक प्रभाव पर रोशनी डालें तो भगवान महावीर के दर्शन ने समाज को भीतर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। उनके विचारों ने तो बिहार के सामाजिक ताने बाने में एक बहुत ही गहरी नैतिकता का संचार किया होगा। एकदम सही। समाज में हर छोटे बड़े जीव के प्रति दया और सम्मान का भाव पैदा हुआ। विजुअल में दिख रहे वुडन लूम को देखें तो वो एक सूत्र में बंधे समाज का प्रतीक लगता है। हाँ, इसी दर्शन ने लोगों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का असली मतलब सिखाया। यहाँ से अगर हम पवित्र भौगोलिक तंत्र की चर्चा शुरू करें तो बोध गया तो वैश्विक बौद्ध धर्म की धुरी है। बिहार का पूरा भूगोल ही अपने आप में एक पवित्र भौगोलिक तंत्र है। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर वह परम पावन स्थान है जहाँ बुद्ध को प्रबोधन प्राप्त हुआ। और ये स्थान आज पूरी दुनिया के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ी धुरी बना हुआ है। ज्ञान और शांति की तलाश में हर साल लाखों लोग इस पवित्र भूमि के दर्शन करने आते हैं। इसके साथ ही राजगीर की खूबसूरत पहाड़ियों का महत्व भी बहुत अधिक है। हाँ, इन्हीं पहाड़ियों के बीच प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यहीं पर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके उपदेशों को संरक्षित किया गया। मैंने सुना ये जगह जैन धर्म के लिए भी खास है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। यह स्थान केवल बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, दोनों परंपराएं एक साथ। हाँ, राजगीर जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर भगवान मुनिसुव्रत की जन्मस्थली के रूप में भी पूजनीय है। अब अगर चर्चा को वैशाली की तरफ मोड़े। वैशाली प्राचीन भारत के शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। इसे पूरी दुनिया में सबसे पुराने और महान लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल, इसी महान लोकतांत्रिक और स्वतंत्र वातावरण में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। यहाँ की मिट्टी ने दुनिया को सिखाया कि एक समाज बिना राजा के भी जनता की रजामंदी से चल सकता है। ग्लास बैलेट बॉक्स का जो विजुअल है वो इसी महान लोकतांत्रिक मूल्य को बहुत सटीक तरीके से दर्शाता है। और इस आध्यात्मिक यात्रा में पावापुरी को निर्वाण का परम धाम माना गया है। पवित्र पावापुरी वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है जहां भगवान महावीर की आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हुई। यहीं पर उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया और निर्वाण प्राप्त किया। यह स्थल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए परम श्रद्धा और वैराग्य का सर्वोच्च प्रतीक है। पावापुरी का जल मंदिर आज भी हमें उस परम शांति की याद दिलाता है जो महावीर ने दुनिया को दी। इन सब दार्शनिक विचारों का असर वैश्विक एकेडमिक प्रतिष्ठा पर भी पड़ा, क्योंकि इन धार्मिक आंदोलनों ने स्वतंत्र सोच को जन्म दिया। बिल्कुल, जिससे शिक्षा के महान केंद्रों की स्थापना हुई। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बौद्धिक और आध्यात्मिक विमर्श के सबसे बड़े केंद्र बने।
पूरी दुनिया के विद्वान ज्ञान और दर्शन का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते थे। इन विश्वविद्यालयों ने प्राचीन काल में ही बिहार की एकेडमिक प्रतिष्ठा को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर दिया था। और ये स्वतंत्र सोच सिर्फ शिक्षा तक नहीं रुकी, बल्कि अशोक की प्रशासनिक नैतिकता में भी दिखी। इन आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रभाव इतना गहरा था कि इसने भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों को भी बदल दिया। मौर्य सम्राटों ने शासन की अपनी पारंपरिक अवधारणा को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। विशेषकर महान सम्राट अशोक ने युद्ध का मार्ग छोड़कर अहिंसा और धम्म का मार्ग अपनाया। अशोक ने अपनी प्रशासनिक नैतिकता का आधार इन्हीं सिद्धांतों को बनाया। विजुअल में दिख रहे अशोक स्तंभ और त्यागे गए हथियार इसी ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो भारत की ये अमूल्य आध्यात्मिक विरासत बहुत कुछ कहती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार से उठी इस लहर ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का इतिहास बदल दिया। बौद्ध और जैन दर्शन ने मानवता को करुणा, अहिंसा और सादगी का सच्चा मार्ग दिखाया। बोधगया से लेकर नालंदा तक इस पवित्र भूमि ने सदियों तक विश्व का मार्गदर्शन किया है। ये वो महान और गौरवशाली विरासत है जो आज भी पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। चर्चा के अंत में एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। वो क्या है? अगर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अपरिग्रह और अहिंसा के विचार उस वक्त की पूरी इकोनॉमी और बड़े साम्राज्यों को बदल सकते थे, तो क्या इन्हीं प्राचीन नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग आज की आधुनिक समस्याओं के लिए किया जा सकता है? बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हम बिहार के मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की उसी गौरव गाथा पर बहुत बारीकी से बात करने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ पुराने राजवंशों की कहानी नहीं है, बल्कि स्टेट क्राफ्ट की वो नींव है जिस पर हमारी आज की व्यवस्थाएं टिकी हैं। एकदम सही कहा। हमारा मिशन आज इन सोर्सेस के हर एक पहलू को डिकोड करना है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इन दो महान साम्राज्यों ने क्या किया, बल्कि हम ये समझेंगे कि उन्होंने ये सब कैसे किया। उनकी नीतियां कैसे काम करती थी। हाँ, उनकी नीतियां, उनका व्यापारिक नेटवर्क और कूटनीति, जिससे वे इतने विशाल भूभाग को नियंत्रित कर पाए। इतिहास को सिर्फ घटनाओं के टाइमलाइन के रूप में देखना एक भूल होगी। ये असल में इंसानी विकास और स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा मास्टर क्लास है। तो सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इन नोट्स के पहले हिस्से में उभर कर आता है। मौर्य साम्राज्य भारत की पहली ऐसी सत्ता थी जिसने पूरे देश को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। जी। लेकिन बिना किसी आधुनिक संचार प्रणाली या फास्ट ट्रांसपोर्ट के उन्होंने इतने बड़े और विविध भूभाग को कंट्रोल कैसे किया? इन सोर्सेज में एक नेटवर्क मॉडल का जिक्र है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये मॉडल असल में जमीन पर कैसे काम करता था। ये नेटवर्क मॉडल ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी था। इस मॉडल का मुख्य नियंत्रण केंद्र यानी कि कोर पाटलिपुत्र था, जो आज का पटना है। बिल्कुल। पाटलिपुत्र से एक बहुत ही परिष्कृत नौकरशाही काम करती थी। इस नौकरशाही ने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक अपना सीधा नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन उनकी असली समझदारी इस बात में थी कि उन्होंने हर छोटे गांव या दूर दराज के इलाके को राजधानी से सीधे माइक्रो मैनेज करने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने क्या किया? उनका फोकस एक हब और स्पोक सिस्टम बनाने पर था। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा सिर्फ उन जगहों पर लगाई जो साम्राज्य के अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। नोट्स बताते हैं कि मुख्य नगरों और व्यापारिक मार्गों पर उनका कड़ा नियंत्रण था। उस समय की अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए ये जरूरी था, और एक विशाल सेना का खर्च उठाने के लिए ट्रेड रूट्स को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। उन्होंने इन्हीं धमनियों को कंट्रोल किया। और बाकी जगहों का क्या? वहीं बाहरी क्षेत्रों और सीमांत इलाकों को मौर्य संप्रभुता के तहत स्वायत्तता दी गई थी। उन दूर दराज के इलाकों को अपना स्थानीय प्रशासन खुद चलाने की छूट थी। बस उन्हें मौर्य साम्राज्य को अपना सर्वोच्च मानना पड़ता था। और समय पर राजस्व देना होता होगा। एग्जैक्टली। ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत ही संतुलित रूप था। ये रणनीतिक संतुलन वाकई कमाल का है। अब इन नोट्स में सत्ता परिवर्तन के उस दौर का जिक्र आता है जहां से साम्राज्य की शुरुआत हुई। एक तरफ विशाल नंदवंश था और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य। हाँ, ये इतिहास का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इन सोर्सेज के अनुसार ये सिर्फ एक राजा को हटाकर दूसरे को बिठाने का मामला नहीं था। ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा था। वो विजन एक अखंड और सुरक्षित भारत का था। आचार्य चाणक्य की असाधारण कूटनीतिक प्रतिभा के बिना ये संभव नहीं था। उनके पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जो उस समय के हिसाब से बहुत आगे की सोच रखता था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे जमीन पर उतारा। बिल्कुल। चाणक्य की स्ट्रैटेजी और चंद्रगुप्त की सैन्य क्षमता के बल पर उन्होंने शक्तिशाली नंद वंश का अंत किया।
नंदवंश के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास वो कूटनीतिक दूरदृष्टि नहीं थी जो चाणक्य के पास थी। इसी दूरदृष्टि का एक और बड़ा उदाहरण इन पेजेस में मिलता है, जहां विदेशी खतरों से निपटने की बात की गई है। सिकंदर के जाने के बाद जो यूनानी शासक सिल्यूकस निकेटर भारत की तरफ बढ़ रहा था, उसका और मौर्यों का टकराव बहुत अहम माना गया है। हाँ, सोर्सेस बताते हैं कि इस युद्ध के परिणाम बहुत ही दूरगामी थे, निकेटर को बुरी तरह पराजित किया, जिसका बहुत बड़ा असर हुआ। इस जीत का सीधा असर ये हुआ कि उन्होंने गांधार, अराकोशिया और गेड्रूशिया पर कब्जा कर लिया। अगर आज के नक्शे पर देखें तो ये पूरा अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का इलाका है। एक तरह से बहुत बड़ा बफर जोन बन गया। सही कहा। इस कदम से उन्होंने विदेशी आक्रमणों के लिए एक बहुत बड़ा बफर जोन तैयार कर लिया। लेकिन इस सैन्य विजय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो संधि थी जो युद्ध के बाद हुई। नोट्स में संधि के तहत एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात लिखी है। सेल्यूकस ने मौर्यों को 500 युद्धक हाथी दिए। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं थी। अगर हम आज के संदर्भ में सोचें तो ये किसी दूसरे देश को अपनी पूरी न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट सौंपने जैसा है। 500 हाथियों को ग्रीस तक ले जाना और उनका रखरखाव करना ही अपने आप में एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर रहा होगा। ये तुलना बहुत सटीक है। प्राचीन काल में युद्धक हाथी असल में उस समय के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे। इन हाथियों का हस्तांतरण मौर्य साम्राज्य की अपार रसद और सैन्य श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रतीक था। यानी सेल्यूकस मान चुका था कि वो मौर्यों से नहीं जीत सकता। सेल्यूकस को ये बात समझ आ गई थी कि भारत के इस नए साम्राज्य से टकराना अब संभव नहीं है। ये सिर्फ जानवरों का लेन देन नहीं था, बल्कि ये दुनिया को एक साफ संदेश था कि अब शक्ति का नया केंद्र पाटलिपुत्र है। शक्ति और सेना की बात तो हो गई, लेकिन इतनी बड़ी सेना और